Hello, namaste everyone. Welcome back to my channel. Let's decode law. This is Mansi, and without any delay, let us start with our lecture 6 of competition law. आज जिस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कॉम्बिनेशंस अंडर सेक्शन 5 ऑफ competition law, competition act. So let us start. Just a second. Okay. So अब हम्म, हम्म। सबसे पहले आते हैं कॉम्बिनेशन। ये जो वर्ड है कॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब क्या? दो या दो से ज्यादा चीजों का जो मिक्सचर होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन, राइट? ऐसे ही हमारे मार्केट प्लेसेस जो है वहां पे भी कॉम्बिनेशन होता है। मार्केट प्लेसेस में जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसके बीच में होगा? ये कॉम्बिनेशन होगा जो भी एंटरप्राइजेस है, जो भी कंपनीज है, उनके बीच में। ठीक है। जैसे कि कॉम्बिनेशन मेनली तीन तरीके से होता है अगर हम लोग देखें। पहला होता है जब एक एंटरप्राइज किसी दूसरे एंटरप्राइज के शेयर्स, वोटिंग राइट्स, असेट्स, इन पे कंट्रोल अक्वायर करती है, इन पे कंट्रोल का अक्विजिशन, इन पे, इन सब चीजों पे अक्विजिशन ऑफ कंट्रोल लेती है, उसे हम लोग बोलते हैं पहले तरीके का कॉम्बिनेशन। सेकेंड कॉम्बिनेशन जो होता है जब एक एंटरप्राइज किसी दूसरा एंटरप्राइज जो कि आइडेंटिकल या सिमिलर बिजनेस में है, ठीक है, उसका अक्विजिशन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। ऐसा अगर हम लोग देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कोई लॉस मेकिंग कंपनी है, उसको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अक्वायर कर लेती। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो भी लॉस मेकिंग कंपनी है, राइट, उससे कितने सारे एम्प्लॉयज जुड़े हुए होंगे, राइट, कितने सारे वर्कर्स वहां पे काम कर रहे होंगे जिनकी सैलरीज इन्वॉल्व होंगी। अगर सीधा किसी एंटरप्राइज को, किसी कंपनी को हम लोग बोल दे कि ये लॉसेस कर रही है, इसे बंद कर देना चाहिए, इसे वाइंडिंग अप में डाल देना चाहिए, लिक्विडेशन में डाल देना चाहिए, तो कंपनी से सिर्फ उसके फाउंडर्स, डायरेक्टर्स, ये लोग नहीं जुड़े होते, कितने सारे लोग होते हैं जो कंपनी के साथ में जुड़े हुए होते हैं। नॉर्मल एम्प्लॉयज हम लोग देखें जो डे टू डे बेसिस पे काम करते हैं, यहाँ तक कि जो वॉचमैन होते हैं, जो साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं, एवरी वन इज डिपेंडेंट ऑन वन कंपनी, राइट? तो अगर एकदम से हम लोग कंपनी को बंद कर देंगे तो सबका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, इतनी सारी जॉब्स चली जाएंगी। इसलिए ऑलवेज जब भी कोई कंपनी वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन में जाती है तो हमेशा उसका फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहता है कि कैसे इस कंपनी को हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है। तो सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है? जब एक एंटरप्राइज किसी दूसरे एंटरप्राइज जो कि आइडेंटिकल या सिमिलर बिजनेस में, उसे अक्वायर करती। जरूरी नहीं है कि वो लॉस मेकिंग कंपनी ही हो, लेकिन इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, जो नॉर्मली होता है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो है वो अक्वायर कर लेती है। थर्ड तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज मर्जर्स एंड अमलगमेशन। अब बहुत बार ना एक कंफ्यूजन होता है कि मर्जर और अमलगमेशन दोनों सेम चीज होते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मर्जर और अमलगमेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे पहले हम लोग देखते हैं कि मर्जर क्या होता है। मर्जर का मतलब क्या होता है कि मान लो एक्स कंपनी आई और वाई कंपनी आई, राइट? अब ये जो एक्स और वाई कंपनी है, ये जब दोनों मिल गए, राइट, तो इसे हम लोग बोलते हैं मर्जर। अब एक्स खत्म हो गया, वाई खत्म हो गया, सिर्फ एक्स और वाई मिलके बचा है, इसे हम लोग बोलते हैं मर्जर। ठीक है। एंड अमलगमेशन मतलब क्या? कि जैसे एक्स आया, वाई आया, दोनों ने मर्जर, दोनों एक साथ आए, सॉरी मर्जर नहीं, दोनों एक साथ आए और दोनों एक कोई पर्टिकुलर चीज पे काम करने लगे, लेकिन एक्स भी है और वाई भी है, राइट? तो इसे हम लोग बोलते हैं अमलगमेशन, जहां पे दो कंपनीज जब एक साथ आकर कुछ काम करती है तो वो एक साथ भी मानी जाती है और इंडिविजुअली भी वो मानी जाती है। जैसे कि हम लोग देखें कि मारुति सुजुकी, तो मारुति अलग है और सुजुकी अलग है, वो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब मारुति सुजुकी एक साथ आई तो वो एक साथ भी एक कंपनी बन गई। ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं अमलगमेशन, जहां पे दो कंपनीज जब एक साथ आती है तो उनका इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं होता है उन कंपनी का, राइट? उसे हम लोग बोलते हैं अमलगमेशन, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। मैंने बैकग्राउंड दे दिया आपको कि कॉम्बिनेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन अंडर द एक्ट
means acquisition of control, shares, voting rights or assets, acquisition of control by person over an enterprise where such person has direct or indirect control over another enterprise engaged in competing business, acquisitions, mergers and amalgamations between or amongst enterprises where the combining parties exceed the threshold set in the act. अब ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, राइट, जब दो, हमने देख लिया कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, अक्विजिशन वगैरह। अब ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसकी कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती है, ठीक है, कि ये जो भी कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कॉम्बिनेशन होने के बाद इस कंपनी के जो असेट्स है या जो टर्नओवर है वो इतने से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इतने अमाउंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स एज पर द एक्ट, राइट। जैसे हमने देखा पहला तरीके कॉम्बिनेशन क्या है, अक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, वोटिंग राइट्स, शेयर्स एंड असेट्स, ठीक है। सेकेंड टाइप का कॉम्बिनेशन क्या है, अक्विजिशन ऑफ कंट्रोल ओवर एन एंटरप्राइज दैट इज एंगेज्ड इन सिमिलर और आइडेंटिकल सर्विसेज एज दैट ऑफ द अक्वायरर। एंड थर्ड तरीके का हमने देखा दैट इज मर्जर्स एंड अमलगमेशन, ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके ऊपर, आगे बढ़ते हैं। Just a second. So, the thresholds are specified in the act in terms of assets or turnover in India or outside India. अब ये जो कॉम्बिनेशन है, जरूरी है क्या कि इंडिया की कंपनी इंडिया के साथ ही कॉम्बिनेशन में आएगी? नहीं, कोई भी कंपनी वर्ल्ड वाइड ग्लोबली किसी भी के भी साथ कॉम्बिनेशन में आ सकती है। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये असेट्स और टर्नओवर के बेसिस पर, इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती है वो असेट्स और टर्नओवर के बेसिस पर डिसाइड होती है, ठीक है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया। Enter into a combination which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within the relevant market in India is prohibited and such combination shall be void. अगर कोई भी ऐसा combination हो रहा है जिसका competition के ऊपर appreciable adverse effect है, जो competition को eliminate करने के लिए किया गया है, जो competition को reduce करने के लिए किया गया है, राइट, रेलेवेंट मार्केट में, तो ऐसा कॉम्बिनेशन प्रोहिबिटेड है एंड कंप्लीटली वॉइड ab initio है, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में देखें तो कॉम्बिनेशन इज द टर्म विच इंडिकेट्स द मर्जर ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ 2 or more एंटरप्राइजेस। ऑलरेडी देखा हमने कि जब 2 या 2 से ज्यादा एंटरप्राइजेस एक साथ आती है, काम करती है, राइट, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। When 2 or more enterprises come together, the combination is affected as one competitor is eliminated from the market. अब ये जो combination है इससे market affect कैसे होगा, right? दो सिमिलर, मान लो हमने देखा था कि 2 सिमिलर काम करने वाली कंपनीज अगर एक हो गई, मान लो कोई दो सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो दोनों सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ए और बी अगर एक साथ मिलकर काम करने लग गए, मर्ज हो गए एक दूसरे में, राइट। तो अब पहले 2 कंपनीज थी मार्केट प्लेस में, अब दो दो मिला के एक बन गई, राइट। तो वो क्या हो गया, उससे क्या हो गया, नंबर ऑफ कंपेटिटर्स इन द मार्केट जो है वो कम हो गए। और इसी तरह अगर नंबर ऑफ कंपेटिटर्स कम हो गए तो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, राइट, एंड विच विल नॉट बी ग्रेट फॉर इकोनॉमी एंड फॉर द कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स एज वेल, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन मार्केट को अफेक्ट कर सकता है। अब हमने पहले देख लिया कि अमलगमेशन क्या होता है। तो अमलगमेशन मतलब क्या, मर्जिंग ऑफ 1 or more कंपनीज with another business or combining 2 or more companies to establish a single company। जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज एक साथ कंबाइन होती है एक सिंगल कंपनी बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग इंटेंशनली एक कंपनी बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, वो अगर चाहते हैं कि हम हमारा, फॉर एग्जाम्पल, कोई सीमेंट से कोई प्रोडक्ट उनको बनाना है, अभी वो सिर्फ सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है और बेचती है, ठीक है, बट दे डिसाइडेड कि हमें कोई सीमेंट से प्रोडक्ट बनाना है, राइट। तो उसके लिए ए और बी, ये दो जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक साथ आए सिर्फ वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, सीमेंट से सिर्फ वो प्रोडक्ट बनाने के लिए और बेचने के लिए।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये उन्होंने दोनों ने एक सिंगल कंपनी फॉर्म कर ली कोई पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से, कोई पर्टिकुलर पर्पस से, राइट। उसे हम लोग बोलते हैं अमलगमेशन। द रिजल्ट ऑफ अमलगमेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ अ होली न्यू कॉर्पोरेशन। अमलगमेशन का मतलब क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेशन है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो चल रही है, हम एक नई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए, ठीक है। द कंपनीज इन्वॉल्व इन अमलगमेशन आर सिमिलर इन साइज। जो भी कंपनीज अमलगमेशन में इन्वॉल्व रहती है वो सिमिलर साइज की रहती है। हमारा अमलगमेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है दैट इज मारुति सुजुकी, ठीक है। दोनों भी कंपनीज एक साथ आई, गाड़ियां बनाई एंड देन डिपार्टेड, राइट। दिस इज कॉल्ड अमलगमेशन। नेक्स्ट कम्स दैट इज मर्जर, ठीक है। द कॉर्पोरेशंस पार्टिसिपेटिंग इन मर्जर प्रोसेस आर डिस्टिंक्ट सिंस एन एब्जॉर्बिंग company is expected to be bigger than an absorbed business, sorry, ठीक है। तो मर्जर में क्या होता है कि एक कंपनी कंप्लीटली खत्म हो जाती है और दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं मर्जर। अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो मर्जर में क्या होता है, इन मर्जर द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी क्या होती है, जिस कंपनी को अक्वायर किया जा रहा है उस कंपनी को हम लोग बोलते हैं टारगेट कंपनी, ठीक है। तो द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ टारगेट कंपनी इज लॉस्ट एंड swallowed up in the surviving company। एंड जो भी कंपनी उसको अक्वायर कर रही है, जो कंपनी सर्वाइव कर रही है, उसमें पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है, उसका जो भी कल्चर आइडेंटिटी है वो सब लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखें मर्जर में तो आइडिया एंड वोडाफोन, ठीक है। आइडिया सेल्यूलर एंड वोडाफोन दोनों अलग अलग कंपनीज थी, राइट। और दोनों मर्ज हो गई, जियो के आने के बाद आइडिया और वोडाफोन दोनों कंपटीशन की वजह से मर्ज हो गई, ठीक है। दोनों मर्ज होने के बाद ना आइडिया इंडिविजुअल रहा ना वोडाफोन इंडिविजुअल रहा, वो आइडिया वोडाफोन बन गया वो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मर्जर, जहां पे उनकी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं बची, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द अदर हैंड दैट इज अमालगमेशन। इन दिस मल्टीपल कंपनीज ब्लेंड टुगेदर इनटू अ सिंगल एंटिटी दैट टेक्स पार्ट ऑफ ईच कंपनीज आइडेंटिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू। जैसे मारुति आई, सुजुकी आई, दोनों ने अपने अपने एक्सपर्टीज लगा के कोई नया प्रोडक्ट बनाया, नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, नई टेक्नोलॉजी के साथ नया प्रोडक्ट बनाया, अपने एम्प्लॉयज को कुछ नई चीजें सिखाई एंड दे पार्टेड देयर वेज। दिस इज कॉल्ड अमलगमेशन टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी, ओके। वही एग्जांपल है मारु अमलगमेशन में, दैट इज मारुति मोटर्स joined with Japanese Suzuki and new amalgamated company was formed that is Maruti Suzuki Limited, right? Then amalgamation or merger of the enterprise will be called combination only if combination values of assets or turnover exceed the threshold limit given below। उन्होंने क्या बोला है कि जो भी अमलगमेशन या फिर मर्जर हो रहा है एंटरप्राइजेस के बीच में, उसे हम कॉम्बिनेशन तभी बोलेंगे जब वो थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करेगा, ठीक है। ओनली इफ द कंबाइंड वैल्यूज ऑफ असेट्स और टर्नओवर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट्स गिवन बिलो, ठीक है। तो अब अब पहले देख लेते हैं कि ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट से दो चीजों में दी है, एंटरप्राइज लेवल और ग्रुप लेवल। एंटरप्राइज लेवल मतलब क्या, पहले ये समझ लेते हैं कि एंटरप्राइज लेवल मतलब क्या। एक पर्टिकुलर कंपनी जब किसी पर्टिकुलर दूसरी कंपनी के साथ में आती, दैट इज एंटरप्राइज लेवल, ठीक है। कंबाइन होती है, दैट इज एंटरप्राइज लेवल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जैसे कि बोट हो गया, ठीक है। बोट अगर लेंसकार्ट, जो बोट हेडफोन्स की कंपनी है, वो अगर लेंसकार्ट के साथ में आ गई, दिस इज कॉल्ड एंटरप्राइज लेवल, जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ आती, ठीक है। और ग्रुप लेवल मतलब क्या, रिलायंस ग्रुप कंबाइंड विद टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, दिस इज ग्रुप लेवल,
ठीक है, ये क्या हो गया, ये ग्रुप लेवल हो गया, जब एक पूरा ग्रुप, ठीक है, किसी दूसरे पूरे ग्रुप के साथ में कॉम्बिनेशन में आता है, कंबाइन हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप लेवल। तो पहले देखते हैं कि एंटरप्राइज लेवल, जब एक कंपनी का दूसरे कंपनी से मर्जर या अमलगमेशन होता है कंपनी का, राइट, उसे हम लोग बोलते हैं एंटरप्राइज लेवल, राइट। तो ये एंटरप्राइज लेवल इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया दोनों जगह होता है। हम्म, तो इन इंडिया, अब कॉम्बिनेशन के बाद में इंडिया में, ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन के बाद में अगर दो इंडियन कंपनीज का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन जस्ट अ सेकेंड, आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जस्ट अ सेकेंड विल, ओके, या, कहाँ पे थे हम लोग? हम लोग एंटरप्राइज लेवल और ग्रुप लेवल समझ रहे थे कि जब भी कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, जब भी दो कंपनीज का कॉम्बिनेशन होगा दैट इज एंटरप्राइज लेवल, और जब भी दो ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब क्या, जैसे टाटा ग्रुप का कॉम्बिनेशन हो रहा है रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रुप लेवल कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो एंटरप्राइज लेवल देख लेते हैं सबसे पहले। एंटरप्राइज लेवल में जब दो इंडिया में हो रहा है, ठीक है, एंटरप्राइज लेवल का जो कॉम्बिनेशन है जब वो इंडिया में हो रहा है, मतलब क्या, दो इंडियन कंपनीज का हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन होने के बाद में उस कंपनी के जो असेट्स है वो 2000 करोड़ से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और उसका जो टर्नओवर है वो 6000 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये होता है तो उन्हें सीसीआई को नोटिस देना पड़ेगा, एंड इट वुड बी द इट वुड हैव टू कैरी आउट द फर्दर प्रोसीजर, जो हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। बट अभी के लिए कि एंटरप्राइज लेवल में अगर इंडिया में कॉम्बिनेशन हो रहा है, अगर दो इंडियन कंपनीज के बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन होने के बाद उस कंपनी के जो असेट्स है वो 2000 करोड़ से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और उसका जो टर्नओवर है वो 6000 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन अगर आउटसाइड इंडिया है, मतलब क्या, एक इंडियन कंपनी है और दूसरी कंपनी इंडिया के बाहर की है, ठीक है, फॉरेन कंपनी है, राइट। तो अगर ऐसे आउटसाइड इंडिया कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन होने के बाद में जो टोटल असेट्स है वो $1 बिलियन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, और जो टर्नओवर है टोटल में वो $3 बिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसमें। और ये जो $1 बिलियन और $3 बिलियन है, इसमें जो मिनिमम इंडिया से जितना अमाउंट आना चाहिए, दैट इज असेट्स के केस में 1000 करोड़ इंडिया की कंपनी से आने चाहिए, राइट। एंड जो मिनिमम टर्नओवर जो है, राइट, फ्रॉम इंडिया, दैट इज 3000 करोड़ तक रहना चाहिए वो, ठीक है, मिनिमम फ्रॉम इंडिया इन केस ऑफ टर्नओवर, राइट। सो दिस इज एंटरप्राइज लेवल इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट कम्स दैट इज ग्रुप लेवल, ठीक है। ग्रुप लेवल में क्या होता है कि अगर ग्रुप लेवल इन इंडिया हो रहा है, ठीक है, अगर ग्रुप लेवल जो है वो इंडिया के अंदर हो रहा है, जब दो इंडियन ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, राइट, तो कॉम्बिनेशन होने के बाद उनके जो असेट्स है वो 8000 करोड़ से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और उनका जो टर्नओवर है वो 24,000 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर सीसीआई को नोटिस। व्हाट इज सीसीआई? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हम लोग आगे के लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो एंड ग्रुप लेवल अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा है, इंडिया का कोई ग्रुप इज मर्जिंग और अमालगमेटिंग विद इंडिया के बाहर का कोई ग्रुप, ठीक है, तो टोटल $4 बिलियन से ज्यादा के एसेट्स नहीं होने चाहिए, और टोटल $12 बिलियन से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। और असेट्स में इंडिया से जो आएगा दैट वुड बी सेम टू एंटरप्राइज लेवल, दैट इज 1000 करोड़ इन केस ऑफ असेट्स एंड 3000 करोड़ इन केस ऑफ टर्नओवर, ठीक है। ये जो लिमिट्स है, ये जो लिमिट्स है, इस पे केस लॉ बना के पूछा जा सकता है, राइट। ग्रुप लेवल जब पूरे एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ मर्जर और अमलगमेशन होता है, दैट इज ग्रुप लेवल। देन नोट क्या है कि अंडर सेक्शन 5 ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप मीन्स टू और मोर एंटरप्राइजेस वेर वन एंटरप्राइजेस आइदर डायरेक्टली वेर वन enterprise either directly or indirectly
exercise 26% or more of the voting rights in another enterprise, or appoints more than 50% of the members of board of directors in the other enterprise. ठीक है, जब एक एंटरप्राइज किसी दूसरे एंटरप्राइज में 26% या उससे ज्यादा के वोटिंग राइट्स होल्ड करती है, या फिर जब एक एंटरप्राइज किसी दूसरे एंटरप्राइज में 50% से ज्यादा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप कंपनी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अशोक लिमिटेड टुगेदर विद सागर लिमिटेड होल्ड्स 26% और मोर वोटिंग राइट्स इन नंदन लिमिटेड, either directly or through one or more of its subsidiaries. ठीक है, तो दिस इज अशोक लिमिटेड जो है वो होल्ड करती है सागर लिमिटेड में. तो अशोक लिमिटेड और सागर लिमिटेड जो है इट इज अ ग्रुप एंटरप्राइज. ठीक है, जो अशोक लिमिटेड है इट इज अ ग्रुप एंटरप्राइज. देन एग्जाम्पशन फॉर ग्रुप के लिए एग्जाम्पशन क्या है? ग्रुप एक्सरसाइजिंग लेस देन 50% voting rights in another enterprise from the provisions of section 5 of the act has been continued for a further period of 5 years. ठीक है, जब भी एक ग्रुप का जो कैलकुलेशन होता है, ठीक है, हम लोग ये जो लिमिट्स है ये कैलकुलेट करते हैं ना हम लोग कि अगर एक एंटरप्राइज किसी उसमें इतने परसेंट से ज्यादा का होल्ड कर रही है, ऐसा इतने परसेंट से ज्यादा के डायरेक्टर्स अपॉइंट करे, तो ये सब जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो जब भी ग्रुप का कैलकुलेशन होगा तो जिन भी एंटिटीज में ग्रुप का 50% से कम का वोटिंग राइट्स होगा वो एंटिटीज को ग्रुप का पार्ट नहीं माना जाएगा. देन नेक्स्ट आता है कि एग्जाम्पशन फॉर कॉम्बिनेशन. राइट, कॉम्बिनेशन जो है उसका एग्जाम्पशन मिलता है. कॉम्बिनेशन में जो जस्ट अ सेकेंड, राइट, जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में एग्जाम्पशन दिया हुआ है यहाँ पे एंटरप्राइजेस के लिए. क्या कि जब भी कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है एंटरप्राइजेस में, अगर उनके असेट्स 350 करोड़ से ज्यादा नहीं है, ठीक है, और जो उनका टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो फिर ऐसी कंपनीज को सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. एंड ये जो एग्जाम्पशन है दिस इज ओनली इन इंडिया. ठीक है, ओनली इन इंडिया, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडियन कंपनीज, ओनली इन इंडिया. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अ टॉपिक दैट इज कॉम्बिनेशन. आई होप आपको समझ में आया हो, और कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर. एंड please do like, share, comment and subscribe to my channel. Let's decode law together. Thank you.